हम आज डिस्कस करते हैं, ये हमारा हिंदी मीडियम का पहला लेक्चर है, 10th हिंदी मीडियम का पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम अलजेब्रा के मैथ्स 1 के पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इस दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सारी चीज़ें क्या की है, पढ़ी हुई है कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। हमने पढ़ा है मान रखकर निरसन करना और गुणांकों को समान करके। ये दो समीकरण पढ़ने के बाद आगे चल के हमको बहुत सारे ऐसे मेथड मिलेंगे जिसमें आप 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, तो यहाँ पे x और y के मान को निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आपको इसका यूज़ बहुत सारा है। लेकिन आज हम 10th स्टैंडर्ड में हैं। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमने क्या चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से नए मेथड को पढ़ना है, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। चैप्टर का नाम है आपका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, जिसका हमने पहले नाम पढ़ा हुआ है युगपत रेखीय समीकरण। युगपत रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कभी कभार हम देखते हैं कि c इस साइड होता है, इक्वल टू के राइट साइड में, ना कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि x और y कभी करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। x और y करनी में नहीं होना चाहिए, उसको मानक स्वरूप में हम लोग ये युगपत रेखीय समीकरण नहीं बोलेंगे, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं बोलेंगे। जहां पर इस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a और b हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, ना ही a और b 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये कंसिडर किया गया। माइनस में होगा तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन इस a की वैल्यू 0 से कम भी हुई तो भी चलेगा, b की वैल्यू 0 से कम हुई तो भी चलेगा। लेकिन जहां पर a और b क्या नहीं होते, शून्य नहीं होते। आपको यहां पे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपको रीड करता हूं, आपको मिलेगा। हम जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप a b c, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं में इन दोनों की वैल्यू एक ही समय पर दोनों 0 नहीं होने चाहिए। a और b की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन एक है कि दोनों में से कोई एक, यहां पे अगर मैं इंग्लिश में लिख दिया, क्या लिखता हूं, या दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हुई चलेगा, लेकिन दोनों वैल्यू एक ही समय पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी संख्याएं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में है, कौन सा समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पहचाना जाएगा कि क्या ये रेखीय समीकरण है, x है इसमें, y है नहीं, लेकिन x है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मानक स्वरूप में, x प्लस 0 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसके अंदर a और b की वैल्यू को कंसीडर करूं, a b c की वैल्यू को डिसाइड करूं, तो यहां पर क्या है, 1। तो a की वैल्यू क्या हुई, 1, b की वैल्यू क्या हुई, 0, और c की वैल्यू क्या हुई, 5। करेक्ट है, समझा। इतना समझने के बाद ऐसे बहुत सारे समीकरण आएंगे। अभी जैसे मैंने लिख दिया करनी में 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है ना। मैंने क्या बोला, x और y करनी में नहीं होना चाहिए फिलहाल अभी के। बाद में हम लोग बहुत सारी चीजें करनी में भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व करेंगे, तो उसको युगपत रेखीय समीकरण बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या रेखीय समीकरण नहीं है, युगपत रेखीय समीकरण होगा। इसमें अगर मैं मानक स्वरूप निकालूं तो ये मानक स्वरूप में पहले से ही है, तो इसके अंदर a का वैल्यू क्या हुआ, करनी में 3,
b की वैल्यू क्या हुई 1 और c की वैल्यू क्या हुई 5। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे ही। उसके अंदर आपको क्या बताना है कि कौन सा रेखीय समीकरण है, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रेखीय समीकरण है, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। रूट 2x माइनस रूट 5y is equal to 16. 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. 0.3x plus 0y minus 36 is equal to 0. And sixth one, 4 upon x plus 5 upon y is equal to 4. And seventh one है 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0। अब हमको इन सातों क्वेश्चन को बताना है कि कौन सा रेखीय समीकरण आ रहा है, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं होगा। आपको सिर्फ टिक मार्क करना है और क्रॉस साइन। तो क्या ये रेखीय समीकरण है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर m और n ऐसे दो चरांक आए हैं और वो दोनों चरांक ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही गुणे के रूप में होने चाहिए, ना ही भाग के रूप में होने चाहिए, ना ही वो करनी के अंदर होने चाहिए। ओके, तो ये रेखीय समीकरण है। वर्ग के रूप में आया तो उसे रेखीय समीकरण नहीं कहा जाएगा। रेखीय समीकरण का मतलब होता है कि उस x और y की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां पर ये रेखीय समीकरण नहीं है, यहां पर ये रेखीय समीकरण है। 0 है, 6 है। 0 और 6 0 और 6 के अंदर क्या बोला गया? A और B में से कोई एक 0 हो सकता है। दोनों एक ही टाइम पे क्या नहीं होंगे? 0 नहीं होंगे। तो ये रेखीय समीकरण है, ये रेखीय समीकरण है। सेम क्वेश्चन है, इसमें x 0 था, x के पास जो उसका गुणांक था वो 0 था, इसमें y के पास जो गुणांक है वो 0 है। इसमें ये रेखीय समीकरण नहीं है। रीजन क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? जब आप इसका तिर्यक गुणा करोगे तो इसके x और y का भी क्या होगा? गुणा होगा। 1 2 3, मतलब अगर आप तिर्यक गुणा कर रहे हो तो यहां पे 4y 5x और नीचे क्या आएगा? xy। और ये xy अगर इधर जाता है तो 4xy हो जाएगा। इसीलिए ये गुणे के रूप में आ रहा है x और y। तो हम लोग को क्या नहीं मिलेगा? ये रेखीय समीकरण नहीं मिलेगा। इसमें भी देखो x और y गुणे के रूप में है। अब इसका रीजन क्या है कि x और y है तो भी ये दो चरांक क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? आपने 9th के 3rd चैप्टर में वैजिक व्यंजक में ये पढ़ा था कि ये 1 और ये 1 है, तो इसकी घात कितनी होती है? 2। तो घात 2 हो गई ना। किसी भी रेखीय समीकरण का घात कितना होना चाहिए? उसके x का वैल्यू भी 1 होना चाहिए और y का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। मतलब घात कितनी होनी चाहिए? 1। जब घात 1 होगा तो ही उसे क्या किया जाएगा? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहा जाएगा। घात ज्यादा हो गया तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। एक बार हम लोग फिर से पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, जिसका हमने बहुत सब नाम सुना हुआ है, युगपत रेखीय समीकरण। इस युगपत रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b और c इनकी सारी वैल्यू क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब वास्तविक संख्या मतलब कोई भी नंबर, दशमलव में हो, ठीक है, बटे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो भी नंबर होगा वो हम लोग का। अभी देखो यहाँ पे दशमलव है, लेकिन क्या है? युगपत रेखीय समीकरण है कि नहीं? यहां पर 0 है, यहां पर √2 √5 है। क्या ये युगपत समीकरण नहीं है? है। हमको उसके x और y का मल्टीप्लिकेशन करनी, x और y के अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ x और y ही मिलना चाहिए हमको। तो इसे क्या बोला जाएगा? युगपत रेखीय समीकरण, या तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जहां पर a और b
ए और बी एक ही समय पर एक ही समीकरण के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। x+5 अभी हमने क्या डिस्कस किया, जहां पर a और b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। कोई एक जीरो हुआ चलेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक जीरो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दोनों जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। यहां पे लिखा है a और b का मान शून्य नहीं होता, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि a दोनों में से किसी भी एक a तथा b में से एक ही समय पर दोनों शून्य नहीं होंगे। ओके, अब यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, कौन सा मानक स्वरूप है। अगर क्वेश्चन अगर आपको मानक स्वरूप में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मानक स्वरूप में नहीं मिला तो हमको क्या देखना है कि इसके अंदर x और y है कि नहीं है। x है y नहीं है तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, 0y। अगर y है और x नहीं है तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, 0x। तो उन सारी चीजों में हमने क्या मिला, ये मानक स्वरूप हुआ जिसमें a b c का मान हम लोग को इसके साथ तुलना करके निकालना है। अब यहां पर देख लो, ये x है, ये x है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये y है, ये y है, तो यहां पर b की वैल्यू क्या हो गई, 0, और c की जगह पे क्या है, 5। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, युगपत रेखीय समीकरण, या तो फिर दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। ओके, इसके अंदर करनी आया है तो करनी नंबर्स पे है, x पे है, y पे है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कंसिडर कर देंगे, √3। आपके किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, b 1 है और c 5 है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करने हैं, आपको निकालने हैं कि कौन सा युगपत रेखीय समीकरण है और कौन सा युगपत रेखीय समीकरण नहीं है, दो चरांक वाली रेखीय समीकरण है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मोस्टली सिर्फ एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर जैसे आपका जो ओरल टाइप होता है, जो ओरल होता है उस ओरल के अंदर क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे और बोलेंगे कौन सा युगपत समीकरण है, कौन सा युगपत समीकरण नहीं है, सिर्फ उसको टिक मार्क करो। ठीक है, ओके, क्लियर, स्टार्ट हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे, मतलब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा कि कौन सा युगपत समीकरण है, कौन से दो चरांक वाले कौन से दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है, कौन से दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। इस वीडियो में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम आपको दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, कौन कौन सी विधि पढ़ी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने तो इससे पहले जो मेथड पढ़ा है वो है गुणांकों को समान करके। समान करना, गुणांकों को समान करना, और दूसरा है मान रखकर निरसन करना। इन दोनों में से मोस्ट ऑफ हमने कौन से मेथड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था, ये वाले मेथड पे। पहला मेथड आपके टेक्स्ट बुक में 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस थे, वो भी एग्जाम्पल में, उसके बाद नहीं थे। ओके, लेकिन हमको इन दोनों मेथड को यूज करके क्या करना है, इन समीकरणों को सॉल्व करना है। तो गुणांकों को समान करके किस तरह सॉल्व करते हैं और मान रखकर निरसन किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गुणांकों को, पहला मेथड हम लोग का क्या है, गुणांकों को समान कर इनके x और y की वैल्यू को निकालना है। तो मोस्ट ऑफ बच्चों को 9th स्टैंडर्ड में कंफ्यूजन था कि कब हम लोग को ऐड करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणांकों को समान कर विधि करेंगे, और गुणांकों को ध्यान से देखना बच्चा, इस विधि में देखो क्या करना है आपको। पहले हमको किससे बहुत ज्यादा लगाव होता है, प्लस करने से ज्यादा लगाव होता है कि माइनस करने से। मोस्ट ऑफ आपको माइनस करना अच्छा नहीं लगता होगा, हमको क्या अच्छा लगता होगा, प्लस करना। तो प्लस करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, पहले
तो हम लोग को अगर x की वैल्यू निकालनी है, हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे हमको x निकालना है कि y निकालना है। अगर x निकालना है तो हमको y को कैंसिल करना है। y जब तक कैंसिलेशन नहीं होगा तब तक आपके x की वैल्यू नहीं आएगी। क्या दोनों के अंदर y है? दोनों समीकरण के अंदर आपको y दिख रहा है, तो दोनों समीकरण के अंदर सेम y दिख रहा है कि उसके गुणांक भी कुछ हैं। तो यहां पर y के साथ आपको -3 दिख रहा है और इस y के साथ आपको 1 दिख रहा है। तो हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए इसके y के गुणांक को क्या करेंगे? समान करेंगे। ठीक है, y के गुणांक को समान कैसे किया जाएगा? पहले हम लोग को जो दोनों समीकरण दिया गया है वो दोनों समीकरण नीचे साइड लिख दो। ये आपका पहला और ये आपका दूसरा समीकरण, और ये समीकरण का नंबर हमेशा रोमन में ही दो, क्योंकि आप पहले से ही न्यूमेरिक नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो समीकरण को हमेशा जो भी नंबर्स दिया जाएगा वो नंबर्स किस में दिया जाएगा? रोमन में दिया जाएगा। ओके, अब आप क्या y के इन दोनों गुणांकों को चेक करो, और y के दोनों गुणांक अगर समान है तो टेंशन नहीं है आपका, समान नहीं है तो आपको समान करना पड़ेगा। तो कैसे समान किया जाएगा? यहां पर कितना है? 3। इस समय आप साइन को नहीं देखोगे, इस समय से आप उसके गुणांकों को देखोगे। उस गुणांक में क्या लिखा गया है? 3 है, यहां पे 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिसको हर एक समीकरण में, मतलब आपको जब भी गुणांकों को समान करना होगा उस समय वो क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो। लेकिन गुणांकों को समान कैसे किया जाएगा? यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो जिसको जिसकी जरूरत है, मतलब जिसके पास 3 है उसको 1 से गुणा कर दो, और जिसके पास 3 नहीं है, 1 है, उसमें 3 से गुणा कर दो। तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करने को बोला मैंने? 1 से। तथा समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करना है? 3 से। अब हम गुणा करेंगे तो क्या समीकरण के सिर्फ y चराग में ही करेंगे कि सब में करेंगे? सब में, मतलब x में भी होगा, y में भी होगा, और जो नंबर है c, मतलब a वाले पार्ट में भी होगा, b वाले पार्ट में भी होगा और c वाले पार्ट में भी होगा। तो इसके अंदर किससे गुणा करने के लिए बोला है? समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करने के लिए बोला है? 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5x माइनस 3y बराबर 8। ये आपका आया समीकरण नंबर 1 ही रहेगा, 3 नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर कुछ चेंजेस होता तो मैं समीकरण नंबर 3 लिख देता। यहां पर किससे गुणा करूंगा? 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिका 9 माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 3 दूनी 6। ये समीकरण नंबर 3। जैसे ही गुणांक समान हो गया आपका काम चलेगा जोड़ने और घटाने का। अब जोड़ने और घटाने में क्या चीज को देखना है आपको? पहले ये देखो कि जिसका मैंने क्या किया है, गुणांक समान किया है, उसके चिन्ह अलग है कि सेम है, मतलब समान है कि अलग है। अगर समान होगा और समान नहीं होगा तो ऐसी 2 कंडीशंस आपके सामने आएंगी। क्या? y के, जिसके गुणांक मैंने समान किए, किसके गुणांक समान किए? y के गुणांक अगर समान किए तो y के चिन्ह को देखो, वो समान है कि असमान है। अगर वो असमान है तो हम क्या करेंगे? उसे जोड़ेंगे, और अगर समान होगा तो उसे हम घटाएंगे। ओके, तो हम यहां पर चिन्ह को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको? जोड़ना। समान दिख रहा है कि असमान दिख रहा है? असमान दिख रहा है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? जोड़ने पर। अब जोड़ने पर करने पर हम लोग को चिन्ह बदलना पड़ता है क्या? नहीं, चिन्ह बदलना नहीं पड़ता। लेकिन घटाने पर आया तो हमको उसके सेकंड समीकरण में, जो सेकंड पार्ट पे होगा,
उस समीकरण के चिन्हों को क्या करना है, बदलना है। अभी यहां पे बदलने की जरूरत है नहीं, तो यहां पर जोड़ने पर लिखने के बाद ये वाई वाई क्या किया, कैंसिल किया। और अब जोड़ने पर लिख दिया, लेकिन यहां पर जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के हिसाब से आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का डिसाइड करना है, जोड़ना और घटाने पर डिसाइड करना है। यहां पे दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। 4x 14x, ओके। 8 और 6 ये भी दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। 14 प्लस 14x इज इक्वल टू 14। अब x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, क्योंकि 14 और x के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। अगर उसको मैं ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, भाग होगा। ये कटा, कितना आया x का मान, 1 आया। x का मान 1 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमको किसका मान चाहिए, y का। तो ये y कट गया तो y का मान आएगा कहां से, ऐसा नहीं होता। y का मान आपको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 में से किसी में भी रखना है। कोई भी एक समीकरण लेना है और उसके अंदर क्या करना है, आपको इसके x का मान रख देना है। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब आप x का मान रखते हो तब, y का मान रखते हो तब। अगर मैंने x की जगह पर 1 को रखा तो x रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यहां पर अगर मैं समीकरण लिख दूं, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखा जा सकता है ना। कौन से समीकरण में रखने को बोला, समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 2 लिखने का यहां पर, अब किसकी जगह पर आपको 1 लिखना है, x की जगह पर। तो यहां पे 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 3 और x के बीच में अगर गुणे का चिन्ह है तो 3 और 1 के बीच में भी किसका चिन्ह होगा, गुणे का। तो यहां पर 3 एक ब्रैकेट में दिया, क्योंकि किसकी जगह पे रख रहा हूं, 1 की जगह पर। बाकी सब सेम रखना है आपको। अब 3 और 1 का क्या होगा, गुणा होगा कि जोड़ होगा कि घटाना होगा, गुणा होगा। तो गुणा करो, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 2। 3 कहां जाएगा, कौन से साइड में, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में। तो राइट में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू 3 यहां पर प्लस था कि माइनस था, प्लस। इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। y बराबर 2 में से 3 जाएगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, -1, क्योंकि 3 के पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का। ओके, ये क्लियर हुआ आपको समीकरण। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मान रखकर निरसन करना। मान रखकर निरसन करना क्या होता है, मान रखकर निरसन करना। मान रखकर निरसन करने में हमको दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेना है, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को। जैसे आपको समीकरण दोनों लिख दिया गया और दोनों को सेम नंबर पिछले क्वेश्चन जैसा करना है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों समीकरण में, इन दोनों समीकरण में क्या चीज को देखना है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। आप x निकालना चाहोगे कि y निकालना चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिसाइड कर लो कि मुझे किसका मान निकालना है। पहले हम अगर y का मान निकालने को सोचें, अभी इससे पहले किसका मान निकाला, सबसे पहला मैंने x का, तो अभी भी x का सोचो ना, क्यों y का सोच रहे हो। चलो ठीक है, हम पहले y के बारे में सोचते हैं कि y की वैल्यू फर्स्ट कैसे मिलेगी आपको, एकदम फर्स्ट, मतलब कैसे वैल्यू, कौन सी वैल्यू। जैसे आपको बिना दूसरे पहले समीकरण को यूज किए मैं दूसरे समीकरण का उपयोग कर रहा हूं और उससे क्या निकाल रहा हूं, y की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है,
तो यहां पे y कैसे मिलेगा आपको? तो आपके पास ये जो y है मान रखकर निरसन करना, मतलब किसी एक समीकरण में उसकी जगह पर किसी और का मान रखना। मान रखकर निरसन करना है आपको, मतलब मान रखकर उसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इस दूसरे समीकरण को ट्रांसफर करेंगे और इसमें किसी एक की चरांक की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x की या तो y की। तो मैं क्या कर रहा हूं, y को यहीं पे रख दे रहा हूं क्योंकि y प्लस में दिख रहा है आपको, तो इसके साथ चिन्ह कोई भी आएगा नहीं क्योंकि इसके पास पहले से ही क्या है, प्लस है। तो 2 माइनस 3x, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि 3x इधर ट्रांसफर हुआ। किसका मान आ गया? y का। और इसे मैंने क्या नंबर दे दिया? समीकरण नंबर 3। मैंने कौन से समीकरण को समीकरण नंबर 3 बनाया? दूसरे समीकरण को मैंने समीकरण नंबर 3 बनाया। तो दूसरे समीकरण का काम यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास कौन सा समीकरण बचा हुआ है? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 2 माइनस 3x रखने पर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, किस जगह पर क्या रखना है? y की जगह पर आपको 2 माइनस 3x रखना है। तो y 5x माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। और कोई भी इसे डायरेक्टली वैल्यू को पुट अप नहीं करेगा, कोई भी इसे डायरेक्टली नहीं रखेगा बिना ब्रैकेट लगाए। मैंने y की जगह पर अगर मान रखा है तो y की जगह पर मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3x लिखा। बहुत लोग ऐसे ही लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं, तो यहां पर ये गलती हो सकती है। अब क्या देखो क्या गलती है इसमें, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो कंसीडर क्या किया जाएगा, 3 का गुणा सिर्फ 2 में करोगे आप, लेकिन यहां पर जब ब्रैकेट लगेगा तो 3 का जब गुणा होगा तो इसकी दोनों वैल्यू में होगा। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे और ब्रैकेट को तोड़कर x वाले टर्म्स को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे, तो आपको x का आंसर मिलेगा। अब एक चीज का ध्यान रखो, मैंने यहां पर किसकी वैल्यू निकाली, y की। जब मैं y की वैल्यू को x में पूरी तरह से ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहां पर आंसर किसका आएगा, x का आएगा। आंसर किसका आएगा, x का आएगा। तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो -6 प्लस 3 3 जा 3 3 का 9x इज इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करना है, x की फैमिली जो होगी उसको एक साथ रखोगे और नंबर्स की जो फैमिली होगी उसको एक साथ रखोगे। तो यहां पर 5x के साथ में x और कहां पर है, प्लस 9x है, इज इक्वल टू 8 किस साइड जाएगा, इस साइड, 8 के साइड में ना। आ जाओ, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि यहां पर क्या है, ओके, प्लस 14x है, 14x के बाद मतलब 14x आने के बाद 8 और 6 14, x बराबर 14/14, x बराबर कितना आया, 1। देखो इससे पहले वाले मेथड से थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा समझना भी है, लेकिन आपको एग्जाम में जो मेथड बोला जाएगा उसी मेथड से करोगे, क्योंकि अगर आपको बोला गया मान रखकर निरसन से करना है, यहां पर तो नहीं बोला जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं कि आप कोई भी मेथड से इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर x इक्वल टू 1 आ गया, x बराबर 1 आया। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इन तीनों समीकरण में से आपकी मर्जी किसमें भी रखना है, लेकिन हम ज्यादा इजी के लिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 में क्यों रखना है, क्योंकि
आपको x का मान रखने के बाद कोई भी चीज को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 3 में x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 माइनस 3 x है ना, पहले पूरा समीकरण लिख दो, उसके बाद 2 माइनस 3 यहां पर 1, कितना आएगा -1। किसकी वैल्यू है? y की। क्लियर? हमने अभी कितने क्वेश्चंस किए? एक हमने गुणांकों को समान कर मेथड किया है। गुणांकों को समान कर हमें क्या करना है, इसके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, पता करना है। और एक हमने कौन सा मेथड किया, मान रखकर निरसन करना। मान रखकर निरसन करना थोड़ा सा हम लोग को टिपिकल लगा होगा, ठीक है, लेकिन वो भी मेथड है और गुणांकों को समान करना भी मेथड है। अब इनमें से कौन से मेथड का यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपकी इस टेक्स्ट बुक में, 10th की टेक्स्ट बुक में मान रखकर निरसन पद्धति का कहीं पे भी उपयोग नहीं किया गया, कहीं पे भी आपका इसका यूज नहीं किया गया है। आपको सिर्फ क्या बोला गया है कि युगपत समीकरण को हल करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को सॉल्व करोगे, कौन सी विधि से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अभी हमको पहले एक्सरसाइज में, पहले स्वाध्याय में, पहले प्रसंग में हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिया होगा वो आपको क्या करना है, अपनी विधि से सॉल्व करना है। क्योंकि पहले एक्सरसाइज, पहले स्वाध्याय में आपको क्या चीज दी गई है कि आपने 9th में जो भी चीज पढ़ी हुई है उसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, मतलब आपको उसका रिवीजन करना है। अभी हम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो अलग अलग तरीके से है, ठीक है, 2 अलग अलग तरीके से है। इसका मतलब जो आपने 9th में पढ़ा था वही चीज है, सिर्फ उसमें 2 अलग अलग मेथड है। पहला आपको मेथड याद दिलाता हूं, आपने पहले गुणांकों को समान करना विधि किया था, तो गुणांकों को समान करने में पहला क्या था, पहले ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें समान नहीं करना था, पहले से समान दिया हुआ रहता था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो y कट जाता था, x की वैल्यू आती थी और उसके बाद क्या करना था, y का वैल्यू निकालना था समीकरण 1 में, ये ऐसे थे। फिर आपको आया कि गुणा करके आपको पहले गुणांकों को समान करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। फिर एक और क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा कि हम पहले एक बार उस समीकरण को जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, फिर वापस जोड़ते हैं। वो क्या था, वो समीकरण कैसा था, याद है कुछ आपको? शायद नहीं होगा, इतने दिन तक तकलीफ में आ गए हो। वैसे भी एग्जामिनेशन हुए नहीं तो और अच्छा हुआ। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। यह आपका समीकरण नंबर 1 और 2। इन दोनों समीकरण में आपको क्या चीज दी गई है, ध्यान से देखो। इस समीकरण में हमको क्या दिया हुआ है, इस समीकरण में हमको दिया हुआ है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। क्या चीज है, यहां पर 15 प्लस में है तो यहां पे भी 15 है, यहां पे भी 17 है, यहां पे भी 17 है। मतलब यहां पर जो नंबर्स दिए गए हैं, एक बार वो नंबर, वो गुणांक एक बार x के साथ में है और दूसरे समीकरण में y के साथ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 15 17 17 15। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण का रूल है कि पहले जो 2 समीकरण दिया गया है उन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 17 जोड़ो, कितना आएगा, 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। जोड़ दिया गया समीकरण। समीकरण जोड़ने के बाद
आप इतना चीज ध्यान रखना कि इन दोनों समीकरण को आप जब जोड़ोगे, जब आप घटाओगे, जोड़ोगे या घटाओगे, दोनों समीकरण में एक चीज ध्यान रखेंगे कि जोड़ने पर जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। यहां पे x वाले का भी और y वाले का भी ये अलग हो सकता है, लेकिन x और y के जो गुणांक होंगे जोड़ने और घटाने पे हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। हो सकता है प्लस माइनस का डिफरेंस रहे, लेकिन नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब क्या चीज पे ध्यान रखना है आपको, सब पे 32 आया तो हम सब में इसके दोनों पक्षों में 32 से भाग देंगे, तो क्या होगा, दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर इसमें 32x अपॉन 32, मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिखने में बहुत शौक रखता हूं। कैंसिलेशन किया, यहां पर क्या बचा x, यहां पर क्या बचा y और यहां पर क्या बचा 1। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 3। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, ये दोनों समीकरण को साथ में देकर बोलेगा आपको 2 मार्क के लिए या तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा कि इसके x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो, इसके x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो, मतलब आपको x अलग से नहीं निकालना है, y अलग से नहीं निकालना है, आपको इन्हीं दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो x और y की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इतने पे ही क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। लेकिन अगर बोल दिया सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करो तो आपको इसको एक बार जोड़ना है। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां पर समीकरण लिखो, वापस से पूरा समीकरण लिखना है, समीकरण नंबर 1 एंड सेकेंड वन 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 2। अब इसे क्या करेंगे हम, यहां पर क्या किया था हमने, जोड़ने पर, अब यहां पर क्या करेंगे, घटाने पर। और क्या बताया गया, घटाने पर क्या होता है, सेकेंड समीकरण का चिन्ह नीचे का क्या हो जाता है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस 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 हो गया, माइनस ब्रैकेट में करके रखो कि इससे पता चले कि ये आपने चिन्ह क्या किया है, चेंज किया है। ओके, अब 15 और 17 मैंने क्या बोला, घटाओ, लेकिन उसके पास जो पहले से चिन्ह है उसको देखने के बाद। अब मेरे को बताओ 15 के पास चिन्ह कौन सा है, प्लस का, 17 के पास जो पहले था वो नहीं, जो चेंज किया उसको देखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन है, 15 के 17, तो 17 के पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस चिन्ह के साथ प्लस माइनस करेंगे। ओके, 17 माइनस 15 इज 2x, बट आएगा क्या, माइनस 2x। यहां पर 17 और 15 में बड़ा कौन है, 17, तो 17 के पास साइन कौन सा है, प्लस का, तो पहले प्लस दे दो, उसके बाद प्लस माइनस में से जो भी करना है वो करो। 17 माइनस 15 2y, 21 बड़ा है कि 11, 21, तो 21 के प्लस का साइन है, मतलब आंसर प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए प्लस का साइन दिखता नहीं है। तो 21 माइनस 11 क्या होगा, 1। अब कभी भी क्या चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन मतलब मैं क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, माइनस ज्यादा आ जाएंगे, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि करें क्या हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो, x की वैल्यू हमेशा प्लस में ही सोचो। अगर x प्लस में होगा तो आपका इजीली आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा माइनस रखने पे आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है, प्लस माइनस में प्रॉब्लम होते हैं, तो हम उसके प्लस माइनस का प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
यहां पे x के पास क्या दिख रहा है आपको? -2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? -2। इधर x के पास क्या था? 32। तो मैंने सब में किससे भाग देने को बोला? 32 से। 32 से 32 से भाग देने को बोला। इधर x के पास क्या है? -2। तो मैं सब में किससे भाग देने को सोचूंगा? -2 से। तो दोनों पक्षों में -2 से -2x अपॉन -2x 2, ओके, प्लस 2y अपॉन -2 इज इक्वल टू 10 अपॉन -2। क्लियर? ये कैंसिल होगा, क्या बचा? x। ये कैंसिल होगा तो क्या बचा? -y। और ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा? -5। समीकरण नंबर 4। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को लो और इसको सॉल्व करो। अब इन दोनों समीकरण को तीसरे और चौथे में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। y क्या हुआ? कैंसिल। x प्लस x 2x। अच्छा, ये कैंसिल करने का रीजन प्लस माइनस है, गुणांक समान है, y समान है, गुणांक समान है, तो क्या किया आपने? जोड़ने पर। क्लियर? नेक्स्ट वन, 1 बढ़ाए कि -5? -5 मतलब माइनस और 1, 5 और 1 में बड़ा है 5, जिसके पास चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो यहां पर 1 - 5 -4, बराबर, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से बन गया 4, चिन्ह किसका लगेगा? 5 के पास जो रहेगा वो। -2 किसका मान आया? x का। अब x का मान आने के बाद अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से समीकरण में मान रखोगे। ऐसा नहीं कि 1 और 2 में रखो, ठीक है? अगर कोई 1 और 2 में रखता है तो समझना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजीली करना है ना, और इजीली करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हमको गुणा करने का टाइम मिले आगे। इसमें मान रखोगे तो गुणा करना पड़ेगा ना आपको, और इसमें मान रखोगे तो गुणा नहीं करना है, सिर्फ मान रखकर क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। तो समीकरण नंबर 1 की 3, समीकरण नंबर 3 में x बराबर -2 रखने पर, ओके। अब x बराबर -2 रखा है तो x प्लस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। तो इस समीकरण में मुझे x की जगह पे क्या रखना है? -2 रखना है। तो x की जगह पर -2 रखना है। रखा? 2 कहां जाएगा? इस साइड। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको इस 3 और -2 को 3 और 4 में से किसी एक में रख दो, आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। तो अभी देखो, यहां पे मैंने x रखा, कितना? -2, और यहां पे 3 रखा तो कितना आया? -2 में से 3 गया तो 1 आएगा। और अगर इसमें रखता हूं तो क्या आएगा? देखो, -2 और ये 3 रखा तो -3, तो -2 -3 -5, आंसर राइट है। इसमें रखना है, इसमें रख के देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसमें रखना है, किसमें नहीं रखना है। ओके, क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज पढ़ा है वो सारी चीज को आप सोचो, ठीक है? और मोस्टली एक्सरसाइज में आपके स्वाध्याय में प्रसंग्रह 1.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है? वो सॉल्व करो। उसमें अगर कुछ भी चीजें आपको डाउट होती है तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे,
इसे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो जो भी क्वेश्चंस अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट आ सकते हैं, उसके लेक्चर्स तो मैं लूंगा ही, ठीक है, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी मैथ्स का अगर कोई भी आपको अगर तकलीफ है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दो, मैं सारे के सारे डाउट्स को क्या करता हूं आपके क्लियर करता हूं। ओके, चलो बाय।